नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। कृषि के प्रकारों के अगले भाग में आज हम पशुचारण, कृषि और उसके दो विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पशुचारण कृषि क्या है। इस कृषि सामान्य रूप से कृषि के अंतर्गत पशुचारण को भी सम्मिलित किया जाता है। विश्व में पशुचारण निर्वाहक और व्यापारिक दोनों स्तर पर किया जाता है। इस आधार पर पशुचारण कृषि को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने देखा था कि विटलिसी के द्वारा जो पशुपालन है उसको भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था और जिम्मरमैन ने भी पशुपालन को कृषि में सम्मिलित किया गया था। तो ये जो पशुचारण या पशुपालन कृषि है ये दो प्रकार की होती है, निर्वाहक और व्यापारिक। निर्वाहक पशुचारण कृषि में ये होता है दोस्तों कि इसमें जो पशुपालन किया जाता है वो जीवन निर्वाह की दृष्टि से किया जाता है, और व्यापारिक पशुचारण कृषि में जो पशुपालन और जो पशुचारण किया जाता है वो उनसे प्राप्त वस्तुओं का व्यापार करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार पशुचारण कृषि को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है चलवासी पशुचारण कृषि और दूसरा व्यापारिक पशुचारण कृषि। चलवासी पशुचारण कृषि को निर्वाहक पशुचारण कृषि भी कहते हैं, और व्यापारिक पशुचारण कृषि का जो उद्देश्य होता है वो जो वस्तुएं हमें जानवरों से प्राप्त होती है, पशुओं से प्राप्त होती है, उनका व्यापार इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम चलवासी पशुचारण कृषि का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की कृषि में पशुचारण प्रमुख क्रिया है। इसके अंतर्गत जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ घास उत्पादन के अनुकूल नहीं है उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। जहाँ पर भी घास उपलब्ध हो जाती है वहाँ ये पशुपालक डेरा डाल लेते हैं। तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वनस्पति या फसल या घास उगाया जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ शुष्कता होती है, तापमान अधिक पाए जाते हैं, वर्षा कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में फसल उत्पादन या दूसरी जो कृषि संबंधी आर्थिक क्रियाएँ वो करना संभव नहीं होता है। तो इस ऐसे क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए उनके द्वारा पशुओं को पाला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इन्हें थोड़ी बहुत घास उपलब्ध हो जाती वहाँ वहाँ पर अपना डेरा डाल लेते हैं। जैसे ही वहाँ पर घास खत्म हुई वहाँ से अपने डेरे तंबू उठा करके चल देते हैं और अन्य स्थान पर अपना डेरा डाल लेते हैं। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं हम। जिन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण कृषि की जाती है, अब ये नाम से स्पष्ट है, चलवासी जो निरंतर चलित है, चलते रहते हैं। वो लोग एक स्थान पर रुके, वहाँ की घास खत्म हुई, जानवरों ने वहाँ की घास चर ली और वहाँ से वो आगे चल दिए, अपने डेढ़ तंबू उठा करके आगे चल दिए। तो ये चलवासी पशुचारण कृषि इसीलिए कहलाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। अत्यधिक गर्मी और नमी की कमी पाई जाती है, फलस्वरूप फसलें उगना संभव नहीं है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ होती है वो कृषि के अनुकूल नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो पर्वतीय भागों का जो पशुचारण है वो दिखाया गया है, और दूसरा जो अपने यहाँ राजस्थानी क्षेत्र में राजस्थान में आपने देखा होगा कि बारिश के पूर्व ग्रीष्म काल में जब घास वगैरह सूख जाती है तो पश्चिम राजस्थान से लोग भेड़ और बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ लेकर के पूर्वी राजस्थान की तरफ आते हैं। तो ये आपने देखा होगा, सड़कों पर बड़े बड़े लंबे रेवड़ इनके साथ चलते हैं। तो ये भी एक प्रकार से चलवासी पशुचारण का ही रूप है। और ये दूसरा पहाड़ी और पर्वतीय भागों में चलवासी पशुचारण कृषि की जाती है। तो ये जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये पहाड़ों पर बर्फ़ पिघल जाती है, और ये जो पशु पालने वाले लोग हैं ये पहाड़ों पर ऊपर की ओर चले जाते हैं। और जब वापस शीत ऋतु आती है तो ये लोग बर्फ़ जम जाने के कारण वापस घाटी और मैदानों में आ जाते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी भाग से लोग पूर्वी भाग की तरफ आते हैं भेड़ और बकरियों को लेकर के, और फिर जैसे ही वर्षा ऋतु आती है और वहाँ पर घास की उपलब्धता होती है, ये लोग वापस पुनः पश्चिमी राजस्थान की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मौसमी स्थानांतरण भी ये लोग करते हैं। इसका अध्ययन आगे करेंगे हम। यहाँ पर भरण पोषण के अनुकूल दशाएं नहीं होती है, जिसके कारण से जनसंख्या घनत्व विरल पाया जाता है। जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। पशु ही अर्थव्यवस्था का आधार है, क्यों तो कृषि तो हो ही नहीं रही, तो कृषि नहीं हो रही तो जो पशु हैं वो ही अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। केवल वर्षा ऋतु में ही हरी घास उपलब्ध होती है। संपूर्ण क्षेत्र में कठोर ग्रीष्म, शीत और कम वर्षा होती है। साथ ही आपको मैंने बताया था कि कठोर ग्रीष्म ऋतु भी होती है, शीत ऋतु भी कठोर होती है और वर्षा भी कम होती है। पशुपालक चारे के लिए पशुओं को लेकर के इधर उधर भटकते रहते हैं, और इसी कारण से इसे चलवासी पशुचारण के नाम से जाना जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो पशुपालक हैं वो ग्रीष्म काल में बर्फ़ के पिघलने पर उच्च भागों की ओर चले जाते हैं। तो जैसे ही ग्रीष्म काल में बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों के उच्च भागों की, तो ये लोग ऊंचाई की ओर चले जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ पिघलने से थोड़ी घास उगाती है।
तो वहाँ पर पशुचारण का कार्य करते हैं। जबकि शीतकाल के समय उच्च भागों से उतरकर घाटियों और निम्न मैदानी भागों की ओर आ जाते हैं। तो शीतकाल में क्या होता है दोस्तों, ऊंचे पर्वतीय भागों में बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ जम जाने के कारण ये वहाँ से उतर करके मैदानी भागों की तरफ आ जाते हैं। कृषि कार्य नहीं के बराबर होता है, केवल पशुपालन होता है जिसमें भेड़ है, बकरियां हैं, गाय है, यौक है, कुत्ता है, घोड़े हैं आदि पाले जाते हैं। इनके ऊन, दूध और मांस, चमड़े का प्रयोग किया जाता है। आपने पश्चिम राजस्थान में देखा होगा, भेड़ और बकरियां प्रमुखता से पाली जाती है। भेड़ से ऊन उतारी जाती है और बकरियों का दूध पीने के काम में या भरण पोषण के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से हम पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो वहाँ पर याक पाले जाते हैं। याक एक प्रकार का बैल होता है, इसके शरीर पर घने बाल होते हैं। गाय और कुत्ते भी आदि पाले जाते हैं। तो इनसे जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग केवल स्वयं के निर्वाह के लिए किया जाता है। ये देखिए, अब ये लोग उतर करके पहाड़ी तलहटी भागों की ओर आ गए हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देख रहे हैं बर्फ़ जमी हुई है, तो लोग वहाँ से उतर करके नीचे पहाड़ी तलहटी घाटी वाले भागों की तरफ आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रीष्म ऋतु में तो पहाड़ों के शिखर भागों की ओर चले जाते हैं और शीत ऋतु में घाटी और तलहटी वाले भागों में आ जाते हैं। इस प्रकार की कृषि निम्न भागों में की जाती है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। विश्व में जहाँ जहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर इनकी कृषि की जाती है। हमने पढ़ा था जब हमने वनस्पति के बारे में अध्ययन किया था, तो उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र एक तो सवाना है, दक्षिण अमेरिका में लानोज, कंपोज हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड है। वहाँ पर इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय और अर्धशुष्क प्रदेश आते हैं। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय और अर्धशुष्क प्रदेशों में भी जो जलवायु दशाएं होती है वो शुष्क पाई जाती है, वर्षा कम होती है, तापमान अधिक रहता है। तो वहाँ पर विभिन्न जो जनजातियाँ हैं वो अपने छोटे छोटे कबीलों में बट करके अपने साथ अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। जैसे बद्दू है, कुर्द है, बस्तियारी है, काशमई है, ये यहाँ की प्रमुख पशुपालक जनजातियाँ हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से ऊँट, घोड़े, भेड़, बकरियाँ आदि पाले जाते हैं। तो इसका जो विस्तार होता है वो सऊदी अरब से लेकर के मध्य एशिया के मरुस्थलीय भाग तक है। तो मरुस्थलीय भाग में शुष्क दशा होने के कारण यहाँ पर भी इसी प्रकार का जलवासी पशुचारण किया जाता है। ये देखिए, ये यूरेशिया का उत्तरी भाग है, साइबेरिया के उत्तरी भाग में, दक्षिणी अमेरिका के लानोज और कंपोज वाले क्षेत्र में सवाना घास का मैदान, कालाहारी, अरब का रेगिस्तान, ये मंगोलिया, मध्य एशिया का क्षेत्र, इन सभी भागों में जो है वो जलवासी पशुचारण कृषि की जाती है। क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है कृषि करना संभव नहीं है। ये मध्य एशिया के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे मध्य एशियाई भागों के, अफ्रीका के का सहारा मरुस्थल आ गया, अरब का मरुस्थल है, मध्य एशिया के मरुस्थल है। यहाँ पर भी शुष्क दशा होने के कारण कृषि कार्य करना संभव नहीं है। तो यहाँ की स्थानीय जो जनजातियाँ हैं वो भी जलवासी पशुचारण का कार्य करती हैं। ये है कालाहारी मरुस्थल और ये है दक्षिण अमेरिका का जो लानोज और कंपोज वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी जलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर भी है जूलू जनजाति, दक्षिणी अफ्रीका की मसाई, किकुयू, सामी, मंगोल्स, ये सभी जो जनजातियाँ हैं ये व्यापारिक जलवासी पशुचारण का कार्य करती हैं। इसके अलावा एशिया के जो मध्यवर्ती पठार हैं, यहाँ पर खिरगीज, कजाक, कालमुक आदि प्रजातियों जनजातियों के लोग भेड़, बकरियां और घोड़े पालते हैं। ग्रीष्म में ये पहाड़ों के ऊपरी भागों में चले जाते हैं और शीत में घाटी और मैदानी भागों में आ जाते हैं। इस क्रिया को ऋतु प्रवास के या ट्रांसह्यूमेंस के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो ट्रांसह्यूमेंस या ऋत्विक प्रवास है। ये क्या कौन सी क्रिया होती है? पर्वतीय भागों में जो पशुपालक होते हैं वो ग्रीष्मकाल के समय बर्फ़ पिघलने पर उच्च पर्वतीय भागों की ओर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें घास उपलब्ध होती है, और जब शीतकाल आता है तो उच्च पर्वतीय भागों से उतर करके घाटी और मैदानी भागों की ओर आ जाते हैं। तो इसे ऋत्विक प्रवास या ट्रांसह्यूमेंस के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया की जो टुंड्रा जलवायु है वहाँ पर भी ऐसे जनजाति के लोग पाए जाते हैं जो इस प्रकार का जलवासी पशुचारण करते हैं, जिनमें लेप है, सेमोयड्स है, तुंग है, चकची है, कोरियाक है आदि जनजातियाँ जो रेंडियर नामक जानवरों को पालती है। रेंडियर आपने पढ़ा होगा, एस्किमो जनजाति भी रेंडियर को पालती है। रेंडियर एक प्रकार का हिरण जैसा जानवर होता है जिसके सींग होते हैं। ये स्लेज गाड़ी खींचने में सहायता प्रदान करता है। ये लोग भी क्या करते हैं, ग्रीष्मकाल में तो आंतरिक भागों की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है तो आंतरिक भागों की ओर जाकर के शिकार आदि का कार्य करते हैं, पशुचारण का कार्य करते हैं, और शीतकाल में पुनः समुद्र तटों की ओर आ जाते हैं। क्योंकि समुद्र तट इन्हें जो जल होता है वो देर से जमता है और देर से पिघलता है। तो शीतकाल के समय जब आंतरिक भागों में
भयंकर बर्फ़ जम जाती है तो समुद्र तटीय भागों पर आ जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में कीनिया, तंजानिया, युगांडा के पूर्वी पठारी भागों में निवास करने वाले मसाई जाति के लोग भी जलवासी पशुचारण करते हैं। गाय, भेड़, बकरियां आदि, गधे आदि पालते हैं। इसी प्रकार से पर्वतीय घास स्थलों में हिमालय है, आल्प्स है, राकीज है आदि पर्वतीय भागों में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियां भी पशुपालन का कार्य करती हैं और ये भी ऋत्विक प्रवास या मौसमी स्थानांतरण करते हैं। तो इस प्रकार से मौसमी स्थानांतरण, ऋत्विक प्रवास जलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषता है। तो हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पर जलवासी पशुचारण पाया जाता है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में, दूसरा पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय व अर्धशुष्क भागों में, इसके बाद एशिया के मध्यवर्ती पठारी भागों में, यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेशों में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में और पर्वतीय घास स्थलों में जलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। अब हम आते हैं व्यापारिक पशुपालन। अभी तक हमने जलवासी पशुचारण के बारे में अध्ययन किया था, अब हम व्यापारिक पशुपालन का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक पशुपालन का जो उद्देश्य होता है वो उसमें पशुपालन व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। उसका जो भी उत्पादन होता है जैसे मांस है, दूध है, चमड़ा है, खाल है इत्यादि का उत्पादन व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। इनमें पूंजी भी अधिक लगी हुई होती है और इनमें तकनीकी की सहायता भी ली जाती है। व्यापारिक पशुपालन की जो कृषि है उसमें भी पशुचारण ही किया जाता है, किंतु विशेषता ये है कि यह बड़े बड़े रेंज में किया जाता है। रेंज से जो मतलब है वो बाड़े हैं, बड़े बड़े मशीनीकृत बाड़े होते हैं जिनमें संपूर्ण सुविधाएं लगी होती है, उनमें पशुपालन किया जाता है। इन अर्धशुष्क भागों में यूरोपियन लोगों के द्वारा परंपरागत पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित किया गया है। तो जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार का व्यापारिक पशुपालन किया जाता है वहाँ पर पहले स्थानीय लोगों के द्वारा परंपरागत पशुपालन किया जाता था, लेकिन जब यूरोपीय देशों के लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने इस परंपरागत पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित कर दिया। इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। यहाँ पर भी कृषि नाममात्र की होती है, पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। पशु वातावरण के अनुकूल पाले जाते हैं। जिस महाद्वीप या जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु होती है वहाँ पर जो पशु सर्वाइव कर सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं, अपने आप की वृद्धि कर सकते हैं, वही पाले जाते हैं। जैसे उत्तरी दक्षिण अमेरिका में गायों की प्रधानता है, वहाँ पर गाय ज़्यादा पाली जाती है, जलवायु उसी अनुकूल है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ और बकरियाँ पाली जाती है क्योंकि वहाँ पर उनके अनुकूल जलवायु है। ये देखिए जो व्यापारिक पशुपालन होते हैं उनमें बड़े बड़े रेंचेज होते हैं, ये बाड़े होते हैं। बाड़ों में ही इन जानवरों के संपूर्ण खाने पीने की अधिक व्यवस्था होती है और इन्हीं में जो कार्य होता है अधिकांशतः मशीनों के द्वारा किया जाता है। और ये देखिए जो व्यापारिक पशुपालन में पशुचारण का जो कार्य होता है वो भी उन्नत तकनीकी स्तर के द्वारा होता है। वे घोड़ों के द्वारा इनको पशुचारण को नियंत्रित किया जाता है। चारागाहों में स्थायी मकान और पशुशालाएं होती है। चारागाहों में ही जो पशुचारक होते हैं वो अपने मकान बना लेते हैं, पशुशालाएं भी वहीं होती है। पशुपालन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। ये देखिए खास बात है, जलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन में अंतर क्या है कि जो व्यापारिक पशुपालन है उसमें पशुपालन वैज्ञानिक विधि से होता है। चारे, जल और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहती है। ऊन, मांस और दूध, खाल प्रमुख निर्यात की वस्तुएं हैं। इस प्रकार की कृषि शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है जो कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए मशीनें वगैरह भी काम में ली जाती है। जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं है तो चारागाह विस्तृत रूप में पाए जाते हैं और यातायात के साधनों का सघन जाल फैला हुआ है। तो जलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में मुख्य अंतर है वो ये है कि ये एक जो व्यापारिक पशुपालन है वो स्थायी प्रकार का पशुपालन है, पशुचारण है और इसमें जो तकनीकी होती है, पूंजी होती है वो अधिक लगी हुई होती है। जो पशुपालन होता है वो व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है और पशुओं को जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका निर्यात करके पूंजी कमाई जाती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो उत्तरी अमेरिका में यूएसए, कनाडा का प्रेयरी व उत्तरी मैक्सिको में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यहाँ पर बफेलो घास उगती है। मांस के लिए गाय, भेड़ व सूअर का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यूएसए का जो शिकागो है विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। पशुपालन प्रदेशों का सर्वाधिक विस्तार पंपास और पेटागोनिया में हुआ है। पेटागोनिया का जो पठारी भाग है और पंपास का जो घास क्षेत्र है वहाँ पर व्यापारिक पशुपालन का सर्वाधिक विकास हुआ है। अल्फाफा, सूडान, सबाडीला घास चारे के रूप में काम आती है और अर्जेंटीना, यूरुग्वे विश्व के मुख्य मांस निर्यातक हैं दक्षिणी अमेरिका के। तो दो देश हो गए यहाँ पर, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये देखिए
ये जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी जो प्रेरी क्षेत्र है वो, और ये जो पठारी क्षेत्र है कोलोराडो का पठारी भाग, यहाँ पर भी जो है व्यापारिक पशुपालन पशुचारण किया जाता है। पेटागोनिया का पठार, ब्राज़ील वाले भाग में भी दक्षिण अमेरिका में व्यापारिक पशुचारण का कार्य किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में भेड़ों के साथ साथ सांड भी पाले जाते हैं। वहाँ पर जल की कमी होती है, शुष्कता होती है, तो पहाड़ी भागों में बांध बनाकर जल एकत्रित कर लिया जाता है। समुद्री तटों पर भेड़ का पालन भी किया जाता है और जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर चारागाह बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। न्यूजीलैंड वर्तमान में मांस तथा मेमनों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है। न्यूजीलैंड का जो नाम है वर्तमान समय में जो पशुपालन से उत्पन्न जो पदार्थ हैं, दुग्ध पदार्थ, उनके निर्यात में बहुत बड़ा नाम है इसका। निर्यात में लगभग 90% भाग पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। न्यूजीलैंड के निर्यात में 90% जो भाग है वो पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का है। मैप में हम देखते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में और न्यूजीलैंड के हिस्से में पशुपालन व्यापारिक पशुचारण का कार्य किया जाता है। न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से ऑकलैंड, टोरंगा, न्यूक्लाई, माउथ, नेपियर, वेलिंगटन प्रमुख पशुपालन के केंद्र हैं। तो व्यापारिक पशुपालन मुख्य रूप से, एक तो ये हमने देखा कि विकसित देशों में ज़्यादा हो रहा है, या फिर शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। जैसे उत्तर अमेरिका में है, कनाडा जो प्रेरी का क्षेत्र है वहाँ पर व्यापारिक पशुपालन का कार्य किया जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र हैं जैसे दक्षिणी ब्राज़ील में है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, पंपास और पेटागोनिया का क्षेत्र है, यहाँ पर भी व्यापारिक पशुपालन का कार्य होता है। और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी पशुचारण का कार्य, व्यापारिक पशुचारण का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पशुचारण जो कृषि है वो दो भागों में बांटी गई है, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण प्रारंभिक प्रकार की पशुचारण कृषि है जिसमें जो पशुचारण होता है वो निर्वाह के लिए होता है, जिससे दूध जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो स्वयं के निर्वाह के लिए काम में लिए जाते हैं। और विश्व की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं विभिन्न भागों में निवास करने वाली, चाहे वो मरुस्थल में निवास करती हो, चाहे पठारी भागों में निवास करती हो, चाहे यूरेशिया के उत्तरी शीत प्रदेशों में निवास करती हो, ये सभी जनजातियाँ चलवासी पशुचारण का कार्य करती है और पशुपालन का कार्य करती है, जो कि निर्वाह की दृष्टि से होता है। पशुचारण कृषि का जो दूसरा भाग है वो है व्यापारिक पशुचारण कृषि। व्यापारिक पशुचारण कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इसमें पूंजी की मात्रा भी अधिक होती है, मशीनों और तकनीकों की सहायता ली जाती है और अधिकांशतः विकसित और शीतोष्ण कटिबंध वाले प्रदेशों में की जाती है। और इससे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन सभी का जो निर्यात होता है वो पूंजी कमाने की दृष्टि से किया जाता है। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों, उच्च पठारी क्षेत्रों, मरुस्थलीय भागों और यूरेशिया के उत्तरी शीत प्रदेशों में होता है। जबकि व्यापारिक पशुचारण कृषि मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पेटागोनिया का पठार, पंपास क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने पशुचारण कृषि का अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम कृषि के शेष प्रकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।